हम लोगों ने पिछले क्लासेस में न्यूक्लियोटाइड पढ़ा क्लियर रूप से। उसके बाद डीएनए स्टार्ट किया तो डीएनए में बस दो चीजें पढ़ा, चारगाफ प्रिंसिपल और बेस रेशियो, वहां से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर अभी तक नहीं पढ़े, तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका हेडिंग डालते हैं डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर। तो आपको बताया था कि डीएनए जो है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चयन होता है, मतलब दो धागे होते हैं, प्रत्येक धागा पॉलीन्यूक्लियोटाइड को दिखाता है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का स्ट्रक्चर या जो मॉडल है वह दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वाटसन एंड क्रिक in 1953 gave DNA model, DNA double helix model, DNA double helix model, which means DNA is made up of two polynucleotide। तो यहां पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ करके क्या कर, लिखो नहीं अभी, थोड़ा इसको देखो। न्यूक्लियोटाइड को हम लोग जोड़ जोड़ करके डीएनए बना रहे हैं। तो यहां पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड लिखते हैं, बस शुगर लिखा, इधर फॉस्फेट लिखा, फिर तीसरा कार्बन है यहां पर, तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा, फिर ये फिर से शुगर से जुड़ा, है ना, फिर से फास्फोरस इस तरह से जुड़ा, और ये शुगर। तो ये बहुत सारे मान लो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तीन ही दिखाए हैं लेकिन बहुत सारा होगा, हजारों की संख्या में होगा, ठीक है। अब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इधर भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इधर से फॉस्फेट, फिर इधर शुगर जुड़ेगा इस तरह से, फिर यहां से फॉस्फेट जुड़ेगा, फिर यहां से शुगर जुड़ेगा इस तरह से, ठीक है, फिर इधर फॉस्फेट। तो यहां पर देखो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब क्या होगा, पहले कार्बन से आपको नाइट्रोजन बेस जोड़ देना है, ठीक है। अब इसका भी पहला कार्बन ये है, तो ए से टी जुड़ता है, कल बताए थे। फिर पहला कार्बन है, टी से ए जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, और यहां पर पहला कार्बन से सी से जी जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। यही होता है ना, यही होता है। तो एक धागा इधर से, एक धागा इधर से, दोनों मिलकर के डबल स्ट्रैंड बना दिया। क्या बना दिया, दो स्ट्रैंड, ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, सीधा जोड़ करके, ठीक है। ए डबल बॉन्ड टी, टी डबल बॉन्ड ए, और ये क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। इस तरह से, इस तरह से आपको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से, अरे थोड़ा बढ़ाएं दो, ठीक, इस तरह से बढ़ा दिया। अब देखो गौर से देखोगे तो यहां पर आपको जिधर फॉस्फेट होता है ना उसको 5 डैश लिखा जाता है, क्योंकि ये
5वें कार्बन शुगर से जुड़ा रहता है, और जिधर OH होता है उसको 3' इंड लिखा जाता है। तो इधर क्या होगा, अपोजिट होगा, इधर 5' है तो ये OH जो होता है 3', ये फॉस्फेट जिधर होता है उसको 5', जिधर फॉस्फेट है 5' और जिधर OH है उसे 3' उसको लिखा जाता है। तो यहां पर भी हम इस फिगर में भी दर्शा सकते हैं, ये 5', 3', 3', 5'। तो यह एक धागा हो गया न्यूक्लियर DNA का, और ये दूसरा धागा हो गया। दोनों धागे एक दूसरे से नाइट्रोजन बेस पेयर से जुड़े हैं, है ना। और ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये सभी के सभी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहां पर जो है आपको DNA इस तरह का ये रियल फिगर है, और ये क्या है जो हमें दिखता है हमें ऐसा ही दिखता है DNA। आप लोग बोलोगे कि सर घुमा हुआ रहता है, एक्चुअली में घुमा हुआ रहता है, लेकिन समझाने के लिए सीधा। दो तरह का सीढ़ी होता है, एक सीधा सीढ़ी होता है और एक घूमता हुआ सीढ़ी है। वहां बाजार समिति में ना अग्रवाल मेडिकल है, अग्रवाल मेडिकल है ना, वहां पे कॉर्नर पे मोड़ पे नहीं देखे, वहीं पे देखना है घूमता हुआ सीढ़ी है दुकान का। ऊपर जाओगे तो वहां पर फोटो वाला है, फोटो वाला दुकान है, उसी में जाया जाता है। तो एक्चुअली में DNA घूमते हुए सीढ़ी के जैसा है, नोट सीधा सीढ़ी। हम लोग सीधा सीढ़ी इसलिए बना रहे हैं समझने के लिए, क्या कर रहे हैं समझने के लिए। तो यहां पर देखो इस फिगर से हम लोग क्या क्या समझेंगे। पहला हम लोग क्या पॉइंट मारेंगे, DNA का बैकबोन। बैकबोन यहां पर कौन सा है, देखो सीढ़ी जो होता है जिसपे हाथ रखते हैं तो उसको सीलिंग कहा जाता है, और जिसपे पैर रखते हैं उसको स्टेप कहा जाता है। क्या बोलते हैं स्टेप। तो यहां पर जो बैकबोन है DNA का वो कौन बना रहा है, शुगर और फॉस्फेट। कौन बना रहा है, यही है ना, इसको धागे के रूप में लिखा है। तो शुगर और फॉस्फेट ही होता है जो धागा जैसा दिखता है, बाकी वो जो स्टेप दिखता है इस तरह से ये है नाइट्रोजन बेस। तो बैकबोन कौन बनाता है DNA का, शुगर एंड फॉस्फेट। तो यहां पर लिखेंगे बैकबोन ऑफ DNA फॉर्म बाय शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है। दूसरी बात, DNA का दोनों धागा जो है एक दूसरे से नाइट्रोजन बेस के बीच बनने वाले बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये सभी के सभी बॉन्ड जो है यह हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसको H बॉन्ड कहते हैं। तो DNA का जो स्टेबिलिटी है इसी पे डिपेंड करता है। देख रहे हो एक जगह 3 है, एक जगह 2 है। सीढ़ी जो है वो घर वाला सीढ़ी देखे हो, बांस का जो होता है, तो स्टेप निकाल दोगे तो दोनों क्या होगा, निकल जाएगा। टिका किस पे, स्टेप पे ही निकल रहा है, टिका हुआ है। स्टेप यहाँ पे नाइट्रोजन बेस बना रहा है और नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। समझ रहे बात को। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बोथ स्ट्रैंड ऑफ DNA आर जॉइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। तो यहां पर लिखेंगे both strand of DNA, both strand of DNA is joined by H bond। H bond कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, H bond between नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। ये बात समझ में आया, सबको आया समझ में। तो A क्या करता है, T के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है। C के साथ कितना बॉन्ड बनाता है, तो ये सभी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है सभी।
कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, दोनों में मजबूत कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है या डबल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। तीन को है, तीन लकड़ी और दो लकड़ी, तीन लकड़ी को तोड़ना डिफिकल्ट है। आप लोग ये देखे होंगे, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे रिएक्टिविटी, देखो बात नहीं करो, इनवर्सली होता है स्टेबिलिटी के। मतलब जो चीज ज्यादा स्टेबल है वो रिएक्शन नहीं करता है। जैसे जीरो ग्रुप, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सब जल्दी रिएक्शन नहीं करते क्योंकि स्टेबल होते हैं। क्या हो गया दिलखुश बाबू को, क्या दिक्कत हो गई? अच्छा आपके साथ बैठना चाह रहा है। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, डीएनए अगर कोई ए बच्चा, ए लड़का इधर देखो, अगर कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव है, कोई एलिमेंट, तो वो स्टेबिलिटी कम होगी उसकी, और ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी कम होगी। ये ध्यान में रखोगे, समझ रहे हो? तो यहां पर कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जाहिर सी बात है, तीन बॉन्ड और दो बॉन्ड, ज्यादा ताकत कौन हो, किस में होगा? तीन बॉन्ड में। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। दो बातें समझ गए? दो बात समझ गए, बैकबोन और दोनों स्टैंड किससे जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किसे, किसके बीच प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन बेस। तो ये देखो देखा भी दिया है, ए टी के साथ डबल बॉन्ड, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तीसरी बात, हमेशा प्यूरीन के साथ पायरिमिडीन जुड़ा रहता है। जैसे जी और ए क्या है? प्यूरीन, प्यूरीन है ना, पूजा, जी ए, और ये क्या है? पायरिमिडीन। तो हमेशा प्यूरीन पायरिमिडीन से जुड़ा रहता है, जिसके कारण डीएनए का डायमीटर कांस्टेंट होता है। डायमीटर कांस्टेंट मतलब 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे यहां पर देखो, दोनों का डायमीटर एकदम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्योंकि प्यूरिन पायरिमिडीन से जुड़ता है, जिसके कारण लेंथ क्या होता है? दोनों का डायमीटर इक्वल होता है, 20 एंगस्ट्रॉम शुरू से लेकर के अंत तक। अब किस डायमीटर की बात कर रहे हैं? ये वाला, समझ रहे हैं ना, ये वाला एक रहता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर of DNA remains constant because purine bind with pyrimidine. ठीक है, प्यूरिन बाइंड विथ पायरिमिडीन। ठीक है, एक और पॉइंट है यहां पर, अगर गौर से देखोगे तो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में एक विशेष प्रकार का बल लगता है, इस जिसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग। मतलब अगर पानी, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर को इंटर करने नहीं देगा। डीएनए के अंदर वाटर इंटर नहीं कर सकता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को एक्सपेल्ड करते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपेल कर दे, आने ही नहीं दे। अगर वाटर नहीं आएगा तो रिएक्शन होने का चांस कम है। वाटर नहीं तो घुलनशील होता है, जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो डीएनए का स्टेबिलिटी दो तरीकों से बहुत ज्यादा होता है। एक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग। हाइड्रोफोबिक होने के कारण वाटर इंटर नहीं कर पाता है, जिसके कारण डीएनए रिएक्शन बहुत कम करता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस बात को हम लोग लिखेंगे,
इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाइड्रोफोबिक स्टैक प्रेजेंट। बताओ एक ऐसा रोग जिसमें हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर होता है, पानी से डर लगता है, बताओ कौन सा ऐसा रोग है। कुत्ता काटता है होता है ना जी, रेबीज। रेबीज में पानी से डर होता है, जिसको हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, फोबिक मतलब क्या होता है, डर, तो वही चीज तो है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब जिसको रिपेल करे। कोई है क्या जी? समझ में आया कुछ पॉइंट्स? कितना पॉइंट हो गया? इसको रुको हम पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ठीक है, 5 पॉइंट हमने स्ट्रक्चर से पढ़ा। 2 और पॉइंट, 6, 6 को थोड़ा इज्जत के साथ, खैर इसको अपने से अच्छा से लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड हमने बनाया है, 5 डैश, ये क्या होगा, 3 डैश, क्या होगा, 3 डैश, ये क्या होगा, 3 डैश, और ये 5 डैश। अब देखो यहां पर हमने लिखा TAGCCT लिखा, एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस लिख दिया हमने, ठीक है। बैकबोन को नहीं दिखाते, सुगर फॉस्फेट नहीं लिखते, खाली क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन बेस। अगर ऊपर का पता है तो नीचे का आप लिख सकते हो। कैसे? टी के जगह पे क्या लिखेंगे, AT। इसका मतलब क्या है, अगर एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमको मालूम है तो दूसरा का हम लिख सकते हैं। इस गुण को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं? तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। तो यहां पर लिखेंगे डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं। अब आइडेंटिकल मतलब समझाते हैं आपको, देखो ये जैसे लिखा हुआ है सेम वही चीज लिखते हैं, TAGCCT, ठीक है। अगर नीचे वाले को भी हम सेम लिख दे, ये 5 डैश, 5 डैश, 3 डैश, 3 डैश, है ना, इसको बोलेंगे आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल मतलब इधर से जो पढ़ रहे हो उधर भी वही है। ये भी 5-3 है। ए बच्चा इधर देखो, ये भी क्या है 5-3 इसी को क्या बोलेंगे आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिकल सबको समझ में आया? क्या आया? आइडेंटिकल जैसे मेल मेल आइडेंटिकल हुआ, मेल फीमेल आइडेंटिकल हुआ, फीमेल फीमेल आइडेंटिकल। मेल फीमेल आइडेंटिकल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक होते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्या होते हैं? आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल लेकिन पूरक है। वो मेल है, वो फीमेल है। तो उसी तरह यहां पर भी है। तो डीएनए का दोनों धागा जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ए के साथ टी आएगा, जी के साथ सी आएगा, पूरा किया है ना, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। तो हमने एक फिगर भी बना दिया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री से हमें क्या पता चलता है? इफ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस of one strand is given या known, known मतलब पता होना, known, then we can find N2 base sequence of another strand. This is called complementary. मतलब एक धागे का हमें सीक्वेंस पता है तो दूसरे धागे को लिख सकते हैं, क्योंकि AT और GC ये आपको मालूम है, चारगाप से भी पता चला, यहां पर भी लिखे हुए हैं। बात आया समझ में? कॉम्प्लीमेंट्री सबको समझ में आया? अब कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सातवां जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है एंटी पैरेलल। क्या लिखे हैं? एंटी पैरेलल। क्या लिखे हैं? अब देखो यहां पर ये जो धागा है ये 5' है, 3', 3', 5'। तो 5' देखो एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? देखो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको कहा जाता है पैरेलल। वेक्टर पढ़े हो ना, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो पैरेलल वेक्टर, और अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट वेक्टर होता है। तो यहां भी तो अपोजिट है। तो इस एंटी पैरेलल गुण मतलब क्या हुआ कि डीएनए में जो है फॉस्फेट ग्रुप, 5' इधर है उधर फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप अपोजिट एंड में पाए जाते हैं, एक इधर और एक इधर, जैसे इसमें यहां इसमें यहां। तो अपोजिट एंड में पाए जाने के कारण इस गुण को कहा जाता है एंटी पैरेलल गुण। क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। जिसके कारण हमें दो डायरेक्शन प्राप्त होता है, 5' to 3' और 3' to 5'। मतलब इसको बोला जाता है पोलैरिटी, मतलब डायरेक्शन। इसके कारण डायरेक्ट आपका वो उठा हुआ है, उसको नीचे कर लीजिए, है ना, उठा हुआ है कब से दिख रहा है ना। तो कोई बात नहीं, सब गर्मी से छिलाए हो क्या जी? गर्मी से या कोई दुखद सूचना था? दुखद है, अच्छा हाँ, कोई ना कोई बाबा दादी नाना है ना, वही देत करते हैं। तो एंटी पैरेलल क्या कहते हैं, है ना? क्या लिखेंगे? फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ phosphate group present opposite end
opposite end of both strand phosphate group present opposite end of both strand, है ना, which form polarity in 5 dash to 3 dash and 3 dash to 5 dash. This property is called antiparallel. फाइव डैश टू थ्री डैश टू फाइव डैश। अब देखो अगर आइडेंटिकल लोगे 5 डैश टू 3 डैश 5 डैश टू 3 डैश, ये एंटी पैरेलल नहीं हुआ। बुझे बात को? अरे भाई बुझ रहे हो क्या? देख लो एक बार, कंप्लीमेंट्री इससे न्यूमेरिकल बहुत आता है। एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे, ये एंटी पैरेलल वाला आपको समझ में आ जाएगा। डीएनए का स्ट्रेन होता है, कौन सा ऑप्शन होगा? दिलखुश बाबू, सी डी क्या होगा जी? सी। दिलखुश बाबू ने सी कहा है। आपका क्या आंसर? सी होगा। और आप? सी। दिलखुश बाबू, राहुल क्या होगा? सी। अभी जस्ट पढ़ा है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री और क्या होगा? आइडेंटिकल। एंटी पैरेलल क्या होगा जी? अभी ना पढ़ा है, पैरेलल थोड़े ना होता है, एंटी पैरेलल होता है। क्या होता है? एंटी पैरेलल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो हमने जो है डीएनए का प्रॉपर्टी पढ़ा। इसको 2-4 मिनट इसको देखो अच्छे से, समझ रहे हो? इसको 2-4 मिनट देखिए उसको अच्छे से, कैसे बना हुआ है, समझ रहे बात को? ये फिगर जो बना है ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ फिगर, देखें? देख लेना, आज फिगर दिया हुआ है डीएनए का, है ना, स्ट्रक्चर बना के।
कपास बाबू बहुत दिन से नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए हैं जी? छुट्टी के बाद वो आ ही नहीं रहे हैं। कपास वो इसी के साथ तो रह समर वेकेशन, मतलब छुट्टी जो दिए थे ना उसी में ऐड कर लिया अपने तरफ से, है ना। अभी भी चल रहा है उसका छुट्टी। अच्छा, जबकि एक ही भी क्लास वो मिस नहीं करता था, 11th भी करता है 12th भी। तबीयत खराब होगा, है ना। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कैप्सूल कल मिल जाएगा। कहाँ तक मिला था? रिप्रोडक्शन का मिला था। अच्छा, इसका जेनेटिक्स वाला नहीं मिला है ना? ओके। अच्छा, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट नहीं मिला। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा। क्या क्या पढ़ा भाई? बोन, बैकबोन, शुगर फॉस्फेट, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड जुड़े रहते हैं, डायमीटर कांस्टेंट होता है, ये सभी चीज एक लाइन में हाइड्रोफोबिक स्टैकिंग। इसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल पढ़ा कि दोनों स्ट्रैंड जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होते हैं। अब चलते हम लोग डीएनए का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए, और ज्यादा जूम करके पढ़ने के लिए, समझ रहे हो? हेडिंग डालेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए। डीएनए कॉन्फी, एफ होगा यहां, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, 1s2 2s2, मतलब कॉन्फ़िगरेट मतलब एक तरह से उसका फोटो, है ना। तो देखो आपको याद होगा शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, यही था ना। और शुगर के बीच में इसे लगा हुआ जो है नाइट्रोजन बेस, ए के साथ टी और जी के साथ सी, है ना। शुगर फॉस्फेट, है ना। वो एच इधर आ जाएगा और इधर जो है फॉस्फेट, शुगर और इससे जुड़ा हुआ ये, है ना। तो ये देखो हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया है, ओ एच हो जाएगा इधर, इधर फॉस्फेट हो जाएगा। वही चीज है, सेम फिगर बनाए, लेकिन इसमें हमें कुछ जानना है। ये डीएनए का फिगर बनाया घूमता हुआ, एक्चुअल में डीएनए घूमता हुआ ही है। तो यहां पर देखो आप, फॉस्फेट से लेकर के फॉस्फेट,
फॉस्फेट से लेकर के फॉस्फेट तक यही डिस्टेंस होता है डीएनए स्ट्रैंड का। समझ? ए बच्चा, ए क्या कर रहा है जी तू? इधर ध्यान दो। डीएनए का ये स्ट्रैंड है और इसका डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? और ये डिस्टेंस फॉस्फेट टू फॉस्फेट लिया जाता है। इसको डीएनए का डायमीटर भी कहते हैं। तो फॉस्फेट से फॉस्फेट का जो डिस्टेंस होता है वह 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद शुगर से लेकर के शुगर के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां का बीच डिस्टेंस होता है 11.1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एटी और जीसी, बट जीसी में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आप लोग बताओ कि बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, एटी का कि ट्रिपल बॉन्ड, जीसी का? तो याद रखो, डबल सिंगल बॉन्ड का सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, फिर डबल का सबसे कम, ट्रिपल का। अगर ऐसे नहीं याद होता तो स्टेबिलिटी देख लो। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होता है? ट्रिपल बॉन्ड। किसका? उसके बाद सिंगल है, इसको तोड़ना आसान है, 2 गो हो जाएगा तो कठिन, 3 गो हो जाएगा तो स्टेबिलिटी का उल्टा होता है बॉन्ड लेंथ। केमिस्ट्री में बहुत काम आएगा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसका होगा? ट्रिपल का, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो ट्रिपल का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है 2.8 एंगस्ट्रॉम। जबकि ये डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा? 3 एंगस्ट्रॉम। तो 80 का डिस्टेंस ज्यादा होगा जीसी से, क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसका ज्यादा है, इसका कम है। ठीक है। अब इसके बाद ये डिस्टेंस भी देख लेते हैं 80 और जीसी के बीच में। ये डिस्टेंस है ना, सीढ़ी वाला डिस्टेंस, स्टेप्स वाला डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक टेढ़ा हो गया, ये जो डिस्टेंस होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं P और P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? और इसी को डायमीटर बोलते हैं डीएनए का। शुगर और शुगर के बीच का डिस्टेंस 11.1 एंगस्ट्रॉम। 80 के बीच का डिस्टेंस 3 एंगस्ट्रॉम। जीसी के बीच का डिस्टेंस 2.8 एंगस्ट्रॉम। और N2 बेस के बीच का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत? तो देखो यहां पर हमने, देखो यहां बनाया एक डीएनए। ध्यान देना, ये जो डीएनए है यहां से स्टार्ट हुआ और फिर वहीं आ जाए, तो इसको बोलते हैं 1 टर्न। क्या बोलते हैं? टर्न। समझते हो ना? टर्न। तो यहां से यहां आए फिर यहीं आ गए, इसको बोलते हैं 1 टर्न। क्या बोलते हैं? 1 टर्न। तो ये हुआ 1 टर्न। वन टर्न जो है, एक 1 टर्न में 10 पेयर नाइट्रोजन बेस होते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसा ही डीएनए आप लोगों ने देखा हुआ है, 2 3 4 5। अपने मन से बैठा दो, ATGCC, यहाँ हो जाएगा TACGG, फिर यहीं पर ATGCC, TACGG, यही होगा ना? तो एक टर्न में कितना बेस पेयर है? पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने होते हैं? 10।
ठीक है, तो 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ फिगर में। बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है? 3.4, वही है ना? अरे भाई ये बेस पेयर, ये तो सीढ़ी बनाता है, तो बेस पेयर का जो डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो यहां पर लिख सकते हैं सभी का उतना ही होगा, 3.4 3.4, तो कितने हैं टोटल? 10, तो 10 गुने 3.4 तो कितना आ जाएगा? एक टर्न की लंबाई कितना आ जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। नहीं समझे? एक टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर? 10, कितना है? 10। बेस पेयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं बीपी। 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 है, इसलिए 10 के बीच का डिस्टेंस 34 होगा। 3.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 34। नहीं होगा? नहीं होगा, है ना? तो कौतूहल से देखो, आपको डीएनए हम रियल में दिखा रहे हैं, कॉपी देना अपना है, वो वाला कॉपी। ये है खाता, है ना? इतना मोटा तो खाता ही होता है। देखिए, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं जी? दिख रहे हैं? तो देखो, इसी तरह का डीएनए होता है। ये कितना धागा है बताओ? एक है कि बहुत सारा है? एक ही है ना? ये एक धागा है। डीएनए में कितना धागा है? तो 2 बार आप लपेटोगे तब डीएनए बनेगा, ठीक है? तो इसी तरह का होता है भाई, इस तरह से टर्न होता है, इस तरह से। उसको 3 डायमेंशन में दिखाना संभव नहीं है। एक्चुअली में टर्न ऐसे होता है ना? दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा, ये वाला 20 एंगस्ट्रॉम, यही है ना? लेकिन ये 3 डायमेंशनल हम लोग दिखा नहीं सकते पेन कलम से, है ना? ये आपको लग रहा होगा कि सर ये जो है ये तो दूर हो गया, ये तो दूर हो गया, ये दूर हो गया। ऐसा नहीं है, डिस्टेंस सेम रहेगा 20 एंगस्ट्रॉम। यहां फास्फोरस, यहां फास्फोरस, ये देखने में लग रहा है आपको, रियल में ऐसा नहीं होता है। दोनों धागे इक्वल डिस्टेंस में होते हैं, समझ रहे बात को? तो इसी के जैसा, तो देखो ये जो बीच में जगह बचा है ना, इसको कहा जाता है हेलिक्स। क्या बोलते हैं? तो हेलिक्स इसको कहते हैं, इसीलिए लिखा होगा डबल हेलिक्स, लिखे है ना? डबल हेलिक्स मॉडल, क्योंकि 2 हेलिक्स बनता है, 2 स्ट्रैंड है, 2 हेलिक्स बनता है। और डायमीटर कौन सा हुआ? ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, देखो जरा, डायमीटर कौन सा होगा? ये वाला। तो सबका सेम है ना? तो ये वाला डायमीटर हुआ 20 एंगस्ट्रॉम। और शुगर क्या है, थोड़ा अंदर आता है, तो उसका 11.8। और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है ना? इसे 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 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ना तो ये दोनों सभी दूर दूर हैं एक दूसरे से, ना तो यहाँ पे कम है, कोई कम नहीं है। वो जो घूम गया है ना, इसलिए लग रहा है यहाँ पे तो 0 हो गया नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है। ये 3 डायमेंशन हम लोग बना नहीं सकते। तो यहां पर क्या क्या लिखेंगे? डायमीटर ऑफ डीएनए, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फॉस्फेट टू फॉस्फेट, इक्वल टू कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? उसके बाद बताओ 1 टर्न में, डीएनए के 1 टर्न में, अच्छा इसमें कॉपी में 1 टर्न कैसे होगा? देना जरा, कॉपी देना, कॉपी। ये देखो, ये है ना, ये 1 टर्न कहां कंप्लीट होगा? यहां। इसको सीधा करो, ये घूमा नीचे गया,
फिर यहाँ आया तो ये होगा 1 टर्न, यहां से यहां तक है ना, 1 टर्न हुआ। इसका डिस्टेंस कितना है? 1 टर्न 34 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 34 34 34 34, ठीक है। तो एक टर्न यहां से लेके यहां तक आ गया, इसका 34 एंगस्ट्रॉम है। कितना है? और इसमें कितना बेस पेयर है? 10। तो वही चीज लिखेंगे, 1 टर्न लेंथ। अब देखो 1 टर्न का लेंथ, इसको हम लोग पिच लेंथ भी कहते हैं, ये भी पूछा गया कई बार। एक टर्न बोलो या एक पिच बोलो, पिच लेंथ उसी को कहा जाता है, एक टर्न के लेंथ को। 1 टर्न लेंथ या पिच लेंथ इक्वल टू कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 1 टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस? 1 टर्न हैज 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। बेस पेयर। अब हम लोग बेस पेयर को ऐसे ही लिखेंगे, बीपी। क्या लिखेंगे? उसके बाद ये बताओ, दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.4। कितना है? यही है ना ये, या फिर ये ऐसा नहीं कि यहां से यहां 20 कर दो, सब सेम है, बताए ना। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस पेयर इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। बहुत पूछा जाता है, बहुत। एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में भी बदल सकते हो, नैनोमीटर वाला भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 10। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 9। तो एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर बनाओगे तो इतना आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। तो या तो कभी ये दिया रहता है, कभी ये दिया रहता है। इसको नैनोमीटर में बनाओगे तो क्या होगा? 3.4 नैनोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, एंगस्ट्रॉम में ही याद रखो। किसमें? तो नैनोमीटर आप बदल सकते हो भाई, बदल दें, जरूरत नहीं है। तो 34 एंगस्ट्रॉम याद। कभी कभी क्या होता है कि नैनोमीटर में दिया तो समझ, है ना, ध्यान देना, नैनोमीटर वाला एकदम ध्यान में आपको देना है। तो 5 मिनट आपको इसको देखना है, एक एक बात यहां पर समझो। देखो जरा, उसी को देखो, भागेगा नहीं कोई। 5 मिनट आपको दे रहे हैं, एक एक चीज वहां पर देखो कैसे हुआ है। पहला फिगर छोटा सा बना है काट के, दूसरा फिगर तार वाला बना दिए, पहला फिगर न्यूक्लियोटाइड वाला बना दिए, दूसरा फिगर तार वाला बना दिए, स्ट्रैंड वाला। तो देखो उसको बढ़िया से गौर से। और कुछ छूटा है लिखने को क्या?
पढ़ लिया? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर आपको नाइट्रोजन बेस पेयर की संख्या दे दे तो डीएनए की लंबाई निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? एक टर्न का लंबाई आपको पता है, या एक टर्न में नाइट्रोजन बेस भी पता है। 10 नाइट्रोजन बेस एक टर्न में, 10 नाइट्रोजन बेस का दूरी दिया हुआ है, या फिर 2 नाइट्रोजन बेस का दूरी दिया हुआ है। तो टोटल नाइट्रोजन बेस हमारे शरीर में होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कितने होते हैं? तो डीएनए की लंबाई निकल जाएगी। इन ह्यूमन, है ना, इन ह्यूमन N2 बेस पेयर इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है। कितना है? यदि दो बेस पेयर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए इतना बेस पेयर की दूरी आपको मिलेगा लगभग 2.2 मीटर। कितना मिलेगा? डीएनए की लंबाई आप निकाल सकते हो, है ना। तो डीएनए का जो लेंथ होता है 2.2 मीटर होता है। सोचो, इतना बड़ा लेंथ का डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जबकि न्यूक्लियस सेल दिखाई नहीं देता है खुली आंखों से। तो इसीलिए उतना कॉइल्ड ही है ना, इतना अट जाता है। जैसे यहां से वहां का रस्सी है, उसको मोड़ देगा तो इतने जगह में अट जाएगा। समझ रहे बात? ये बात समझ गए? ई कोलाई में, इन ई कोलाई N2 बेस पेयर जो है वो है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ई कोलाई, इसेरिचिया कोलाई एक तरह का बैक्टीरिया है, इसके अंदर इतना पाया जाता है। समझ में आया? डीएनए कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? तो आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखो भाई, कुछ क्वेश्चन लिखो, कुछ क्वेश्चन